जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में। राष्ट्र हित में शिक्षा, दिस इज धीरज द्विवेदी फ्रॉम गुरुजी वर्ल्ड। उम्मीद है आप और आपका परिवार बेहतरीन और उम्दा होगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम प्रहार करेंगे भारतीय भूगोल यानी ज्योग्राफी पर, और यह पहली वीडियो रहेगी। बिल्कुल शून्य से स्टार्ट करेंगे और आपके जो एग्ज़ाम है आने वाले स्टेट पीसीएस और यूपीएससी जैसे एग्ज़ाम को क्रैक किया जा सकता है बड़े ही आसानी से। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करेंगे। और आपको यह भ्रांति भी मिटानी पड़ेगी कि क्या कोई भी कोर्स खरीद कर ही पढ़ाई की जा सकती है। यहाँ पर हम आपको पूरी तैयारी बिना किसी चार्जेस के और बिना किसी पेड कोर्सेज के कराने वाले हैं, मानचित्र के साथ, क्योंकि मानचित्र एक अहम रोल निभाता है। सारे सब्जेक्ट को बहुत ही सटीक, बहुत ही कम मटेरियल और सब कुछ प्रोवाइड कराएंगे। शिद्दत के साथ पढ़िएगा, बने रहिए हमारे साथ। तो आज इस वीडियो में हम जो कवर करने वाले हैं, कमर कस लीजिएगा, एक नोट्स को मेंटेन कीजिए आज ही से, ठीक है ना। तो चलिए देखिएगा भारतीय भूगोल में हम क्या पढ़ने वाले हैं। भारतीय भूगोल में सामान्य जानकारी जरूरी है, क्योंकि भारत को अगर समझना है तो उसके मानचित्र पर आपको फोकस करना पड़ेगा कि कौन कौन से ऐसे पार्ट हैं जो हमें जानने चाहिए। सबसे पहला पॉइंट जानना है हमें कि भारत का भूगोल जो है वो उसके अंतर्गत आने वाली सामान्य जानकारी, इस हमें अखंड भारत की सामान्य जानकारी क्या है। उसके अलावा भारत के अंतिम सीमा बिंदु क्या है, जहां पर हम देखते हैं कि जो भी सीमा बिंदु होंगे, चाहे वो अरुणाचल प्रदेश से लगा हुआ पार्ट हो, चाहे वो नॉर्थ का इलाका हो, चाहे वो पश्चिमी इलाका हो, चाहे वो दक्षिणी इलाका हो। इसके साथ ही साथ जुड़ा हुआ मुख्य भूमि एवं तटरेखा, कि भाई कितने राज्य तटरेखा से लगते हैं, कौन कौन सी सीमाओं का निर्धारण होता है, और इसके साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित राज्य। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और हेडिंग डालिएगा भारत का भौगोलिक स्थिति, यानी भारत की जो भौगोलिक स्थिति है इसको यहाँ पर मेंटेन करते हैं। सबसे पहला और बहुत ही आसान भाषा में कुछ पॉइंट जान लेते हैं कि जो सभ्यता आई है भारत की, ये कहाँ से आई है। देखिए, अगर देखा जाए तो भारतीय सभ्यता व संस्कृति जो यहाँ पर आई है वो सिंधु घाटी सभ्यता से ही आई है। यानी भारतीय सभ्यता व संस्कृति का विकास सिंधु घाटी सभ्यता से माना जाता है, जो अपने विशाल साम्राज्यों, व्यापार, सांस्कृतिक विकास व आर्थिक सफलताओं के लिए जानी जाती है। हम ये भी कह सकते हैं कि जो भारत का मानचित्र आप इस समय देख रहे हो स्क्रीन पर, यह एक चतुष्कोणीय स्टेट कहा जा सकता है, ठीक है ना। स्टेट का मतलब यहाँ पर राष्ट्र को इंगित करना होता है, ठीक है ना। तो भारत एक ऐसा राष्ट्र है जो चतुष्कोणीय श्रृंखला में अवस्थित है। अब हम बात करते हैं सेकेंड स्लाइड में, जो आपने यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से आपके एग्जाम में पूछा जाता है, स्टेटमेंट में भी पूछा जाता है। कहता है कि भारत आया तो ठीक है, लेकिन इसकी उत्पत्ति और इसकी निष्पत्ति, या फिर इसको कैसे यहाँ पर देखा जाए कि किस तरीके से इसको भारत नाम दिया गया। देखिए बेटा, कि अगर देखा जाए कि इसका नाम जो है आर्यावर्त भी है, उत्तर भारत में बसने वाले आर्यों के नाम पर इसका नाम आर्यावर्त पड़ा। यह पॉइंट नोट किया जाए कि आर्यावर्त किसका नाम है, हमारे भारत का ही नाम है। हमारे भारत के कई नाम हैं, उसमें एक आर्यावर्त प्रमुख है। रीजन क्या है कि जो आपके आर्य वसे हैं उन्हीं के नाम पर इस आर्यावर्त को जाना जाता है। इसके अलावा अगर हमने देखा कि इन आर्यों के शक्तिशाली राज्य भरत, अब देखिएगा जो आर्य लोग थे उनमें एक भरत नाम का शक्तिशाली योद्धा था, शक्तिशाली राजा था। बहुत ध्यान से सुनिएगा, आर्यावर्त नाम पड़ा आर्यों के बसने की वजह से, और आर्यों में एक ही श्रृंखला में उनमें एक ऐसा योद्धा पैदा हुआ जिसका नाम भरत था, और उस भरत के नाम पर हमने भारतवर्ष को माना। याद रखिएगा, तो ये दोनों श्रृंखलाएं एक ही जगह से निकलती हैं, यानी आर्यों से निकलती हैं, ठीक है। चलेंगे, पॉइंट को आगे बढ़ाएंगे। उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र अगर देखा जाए तो यहां से आपके क्वेश्चंस आर्य से, सिंधु घाटी से, इंडस से और हिंदुस्तान से, यूनानी से बहुत ही ज्यादा बनते हैं। देखिएगा, वैदिक आर्यों का निवास स्थान अगर क्वेश्चन में पूछा जाए तो वैदिक आर्यों का निवास स्थान जो है वो कहां पर है, सिंधु घाटी नदी में था। इंपॉर्टेंट है। ईरानियों ने इस नदी को हिंदू नदी कहा तथा इस देश को हिंदुस्तान कहा। पॉइंट को नोट किया जाए, अगर मैंने कहा कि भाई ठीक है, देश को हिंदुस्तान कहा, नदी को हिंदू कहा, यूनानियों ने सिंधु नदी को इंडस कहा। ईरानियों की बात करें तो हिंदू नदी और देश को हिंदुस्तान, यूनानियों ने सिंधु नदी को इंडस कहा तथा इस देश को इंडिया कहा। दोनों में फर्क है, दोनों चीजें दोनों लोगों ने अलग अलग कही हैं, लेकिन मिलती जुलती कही हैं। इसको आपको याद रखना है। बहुत ही आसान भाषा में आपको समझा रहा हूं। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को ईमानदारी से सब्सक्राइब ये समझ कर लेना
कि अभी भी आपको सिलेक्शन के लिए कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, चलिए। अवस्थिति एवं विस्तार के अंतर्गत अगर हम आते हैं भारत को जानने के लिए, तो हमें 2 पॉइंट जानने चाहिए। हमें यह जानना चाहिए कि जो भारत हमारा है ये किस महाद्वीप में है। तो ये भारत हमारा एशिया महाद्वीप में है, और अगर दिशा देखी जाए तो दक्षिण मध्य भाग में स्थित है। एशिया महाद्वीप के दक्षिण मध्य भाग में स्थित भारत विविधताओं वाला देश है। विविधताओं वाला देश है, याद रखिएगा। सारी परंपराएं भारत में अवस्थित हैं, सारी ऋतुएं भारत में अवस्थित हैं, सारे धर्म आपको भारत में मिल जाएंगे, भारत में सारी जलवायु आपको देखने को मिल जाएगी। ऐसा देश, विविधताओं वाला देश है, जहां पर हर प्रकार की संस्कृति, हर प्रकार के त्यौहार, हर प्रकार के लोग मिल जाएंगे देखने को। अगर हम अवस्थिति की बात करें, अगर हम इस भारत की आकृति की बात करें, तो यह भारत चतुष्कोणीय आकार में अवस्थित है। यानी इस भारत की आकृति जो है चतुष्कोणीय, 1 2 3 4 है ना, तो 4 साइड है। तो चतुष्कोणीय आकार और अवस्थिति ने इसे विशिष्ट भौतिक विविधता प्रदान की है। तो समझ गए विविधताओं का देश क्यों कहा जाता है, आपको बता दिया। अवस्थिति एवं विस्तार की अगर मैं बात करता हूं दोस्तों, तो हमें यह पता है कि इस देश के उत्तर में ऊंचे हिमालय हैं, ये देखिए। ठीक है, इस तरीके से अगर हम चले जाएं, पर्वत यानी हिमालय पर्वत की बात करी जाए, मध्य व विशाल नदी द्रोणियां हैं। जो नदी द्रोणियों की बात की जाए तो जो भारत में बहुत ही अच्छी तरीके से कृषि के लिए जानी जाती हैं। उत्तर पूर्वी का मतलब समझते हो, ये वाला उत्तर पूर्वी और दक्षिण भाग में वनाच्छादित पहाड़ियां तथा उत्तरी और पश्चिमी भाग में रेतीली मरुस्थल है। ये वाला पार्ट जो है ये रेतीले मरुस्थल है। तो ये समझ रहे ना, ये मरुस्थल है, आपको समझना चाहिए। अवस्थिति और विस्तार में अगर देखा जाए, उत्तर पार्ट को समझा जाए, तो यह उत्तर में हिमालय पर्वत, उत्तर पश्चिम में हिंदू कुश। उत्तर पश्चिम में हिंदू कुश का मतलब है ये वाला पार्ट, समझ में, ठीक है ना। अगर हम आगे बढ़ते हैं तो उत्तर पूर्व में हमें पूर्वांचल पहाड़ियां, ये वाला पार्ट देखने को मिल जाएगा, पहाड़ियां, तथा दक्षिण में विशाल हिंद महासागर। विशाल हिंद महासागर को अगर देखा जाए मानचित्र में, तो ये वाला पार्ट आपको देखने को मिल जाएगा, पानी वाला। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, यह आपको नोट कर लेना है, सुलेमान और हिंदू कुश। ठीक है, चलिए। भौगोलिक स्थिति के बारे में अगर बात की जाए तो सबसे बड़ा पॉइंट आता है जो सब कॉन्टिनेंट हैं, यानी भारत को उपमहाद्वीप जो है कहा जाता है, लेकिन उपमहाद्वीप के अंतर्गत, भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत कुल कितने देश आते हैं ये आपको जानना चाहिए। समझिएगा, वीडियो लाइक कर लेना, क्योंकि बच्चे कम होते हैं इस श्रेणी में पढ़ने वाले। आप छोटे बड़े एग्जाम में अगर बैठ जाओगे तो एग्जाम अपने आप से निकल जाएगा। वीडियो लाइक इसलिए कहने के लिए आवश्यकता पड़ी कि बच्चे कम होते हैं, सीरियस बच्चे कम होते हैं, और आप जो इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं वो सीरियस ही बच्चे हैं, तभी यहाँ तक आप कर रहे हैं, नहीं तो कुछ बच्चे तो छोड़ ही चुके होंगे। जिसे भारतीय उपमहाद्वीप कहा जाता है, सब कॉन्टिनेंट कहा जाता है। अगर पूछा जाए भारतीय उपमहाद्वीप में कुल कितने देश आते हैं, तो दोस्तों 5 देश आते हैं। ठीक है, वो कौन कौन से, एक भारत आता है, एक बांग्लादेश आता है, एक भूटान आता है, एक नेपाल आता है, एक पाकिस्तान। अगर इनकी स्थिति को देखा जाए दोस्तों, तो कौन कौन से स्थिति में आ जाएंगे, एक भारत आपको ये दिख रहा है, भूटान आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये वाला। इसके साथ ही साथ बांग्लादेश आपको ये वाला दिख रहा है, कौन सा, ये वाला दिख रहा है, ठीक है ना। बांग्लादेश आपको ये वाला दिख रहा है, यहाँ पर आपको कर सकते हैं ये वाला। इसके साथ ही साथ अगर नेपाल की बात की जाए तो नेपाल कौन नहीं जानता, ये वाला नेपाल आपको दिखने को मिलेगा। तो पाकिस्तान आपको ये दिखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए। भारत का भौगोलिक स्थिति के बारे में अगर चर्चा की जाए तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से बड़े कई देश हैं। क्या कई देश हैं? बिल्कुल। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से बड़े रूस हैं, कनाडा है, चाइना है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, ब्राज़ील है, ऑस्ट्रेलिया है और भारत है। तो एक चीज़ कंफर्म हुई, तो भारत कितने नंबर पर है? 1 2 3 4 5 6 7, यानी क्षेत्रफल के आधार पर भारत का स्थान जो है कौन सा है? 7वां है। क्लियर है? सबसे बड़ा देश कौन सा है? रसिया है। इसलिए मैंने पूरी तरीके से आपको बताने की कोशिश करी है कि जो रसिया है ये सबसे बड़ा राज्य, सबसे बड़ा एक राज्य को मतलब कह सकते हैं क्या? राष्ट्र। ठीक है बेटा, तो ये रसिया जो है आपका सबसे बड़ा स्टेट है। स्टेट का मतलब मैं फिर से कहूँगा, स्टेट की संज्ञा हमेशा राष्ट्र से ली जाती है और उसके अंतर्गत हम स्टेट लाते हैं तो वो एक छोटे छोटे पार्ट में बढ़ता है। ठीक है बेटा, चलिए रसिया हो जाएगा। 7वां नंबर है आपका भारत। तो आपको स्टार्टिंग के 3 से 4 आपको याद रखने हैं जो आपके क्रम में पूछे जा सकते हैं, श्रेणी क्रम में आ सकते हैं स्टेटमेंट पे। रियल कंटेंट पर अगर हम भारतीय
अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार को देखें तो भारतीय अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार जो है वो आपको एक सटीक क्रम में समझना चाहिए। आपको मानचित्र दिख रहा होगा भारत का। ये मानचित्र जो आपको दिख रहा है, यह मानचित्र एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी है, समझिएगा। देखिएगा, भारतीय अक्षांश और देशांतरीय जो विस्तार है, यह समझने के लिए आपको पहले एक चीज़ समझनी चाहिए कि भारत, अगर ये जो है ये पृथ्वी है, इसको अगर बीचों बीच से अगर मैंने काट दिया, इसको यहाँ पर अगर मैंने इस तरीके से अगर काट दिया, तो ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, यहाँ पर ये भारत है। तो आपको ये समझ में आया कौन सा? तो जैसे देखिएगा, यहाँ पर लिखा है कि उत्तरी गोलार्ध में, तो बिल्कुल सही बात है कि ये वाला उत्तरी गोलार्ध है और ये वाला दक्षिणी गोलार्ध है। उत्तरी गोलार्ध में है, पूर्वी गोलार्ध में, उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में। पहली बात तो ये पूरा उत्तरी गोलार्ध हो गया। अब कह रहा है कि पूर्वी गोलार्ध में, बिल्कुल सही बात है क्योंकि ये पश्चिमी है, ये पूर्वी है। तो एक बात क्लियर हो गई कि जो भारत की स्थिति है, यह गोलार्ध उत्तरी है और पूर्वी दिशा है, यानी पूर्वी उत्तरी गोलार्ध में भारत स्थित है। बोलो, कॉन्सेप्ट क्लियर? भारत की मुख्य भूमि दक्षिण से 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी तक, और पश्चिम से पूर्व जो है 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य विस्तृत है। ये आपको जानना चाहिए। ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया। चलिए थोड़ा सा और इसको तराशते हैं। यदि हम भारत के द्वीप समूह को अगर शामिल कर लें, द्वीप समूह का मतलब समझते हो? जो द्वीप समूह हैं आपके छोटे छोटे, लक्षद्वीप की बात कर लें तो आपका कोरल रीफ्स वाला हो जाएगा। बंगाल की खाड़ी में आप देखते हो तो हम कह सकते हैं कौन सा है? अंडमान निकोबार है। द्वीप समूह को अगर शामिल कर लेते हैं तो इसका अब अक्षांशीय विस्तार चेंज हो जाता है। अब क्या चेंज हो जाता है ये आपको समझना चाहिए। 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से शुरू होता है, ठीक है ना, और इस प्रकार संपूर्ण भारत का जो है अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 45 मिनट ही है, जो 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य अवस्थित है। बंगाल की खाड़ी की मैं बात कर रहा हूं, जहां पर अंडमान निकोबार अवस्थित है। ठीक है बेटा, अभी हम सारी चीजें आपको द्वीपों के अंतर्गत बताएंगे। भारत का मुख्य बिंदु, भारत का उत्तरी बिंदु है इंदिरा कॉल। सबसे पहला पॉइंट आता है कि उत्तरी बिंदु कौन सा है। ये देखिए, थोड़ा सा आपको ब्लर दिख रहा होगा, लेकिन उत्तरी बिंदु जो है कौन सा है? आईसी है, इंदिरा काल है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। जो जम्मू कश्मीर राज्य में अवस्थित है, क्वेश्चन में ये डायरेक्ट पूछ सकता है कि किस राज्य में अवस्थित है, तो ये जम्मू कश्मीर आपको यहाँ पर मानचित्र दिख ही रहा है। जम्मू कश्मीर का भारत का मुकुट कहा जाता है। भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणतम बिंदु की बात की जाए तो मुख्य भूमि, क्वेश्चन यहीं से बनता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। बच्चों से पूछा जाता है मुख्य भूमि का बिंदु बताइए, तो वो मार देते हैं इंदिरा पॉइंट, जो गलत है। जब क्वेश्चन में ये पूछा जाए मुख्य भूमि, तो मतलब ये मुख्य भूमि हो गई जो भारत की मुख्य भूमि है। तो मुख्य भूमि का मतलब है ये वाला पॉइंट। तो मुख्य भूमि हमेशा जो है आपको कन्याकुमारी ऑप्शन में देखना है, और इंदिरा पॉइंट भी मिलेगा, वो नहीं मारना है। दक्षिणतम भारत की मुख्य भूमि का जो किनारा है वो कन्याकुमारी या केप कैमोरिन अंतरीप है, जो किस राज्य में अवस्थित है? तमिलनाडु राज्य में अवस्थित है। उत्तरी बिंदु इंदिरा काल जम्मू कश्मीर राज्य में अवस्थित है। यह कोई दक्षिणतम बिंदु नहीं है दोस्तों, कन्याकुमारी यह मुख्य सीमा का दक्षिणतम बिंदु है। जब पूछा जाए भारत का दक्षिणतम बिंदु, तब इंदिरा पॉइंट मारना। जब पूछा जाए मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु, तब आप कन्याकुमारी मारना। सिर्फ फर्क यह है मुख्य भूमि का। भारत का मुख्य बिंदु देखिए, मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में है। समझिए, बंगाल की खाड़ी यहाँ पर है। जितनी नदियाँ गिरेंगी वो बंगाल की खाड़ी में ऐसे गिरेंगी। जितनी नदियाँ इधर गिरेंगी तो ये अरब सागर में गिरेंगी, तो ये अरब सागर में गिरेंगी। इधर लक्षद्वीप है, इधर है बंगाल की खाड़ी और अंडमान निकोबार। तो बंगाल की खाड़ी के साथ अंडमान निकोबार है और अरब सागर के साथ लक्षद्वीप है। तो बंगाल की खाड़ी के साथ यही कह रहा है कि अंडमान निकोबार है। बिल्कुल सही बात है। और दक्षिण पश्चिम में दोस्तों लक्षद्वीप स्थित है। मेरी बात समझिएगा, क्या कह रहा है क्वेश्चन कि दक्षिण पश्चिम का मतलब है ये वाला, और ये वाला क्या है? ये वाला आपको बता ही दिया है, दक्षिण पूर्व है। दक्षिण पूर्व में अंडमान निकोबार है, दक्षिण पश्चिम में आपका है लक्षद्वीप है, जो अरब सागर में है। अभी बताया, अरब सागर यहां पर है और बंगाल की खाड़ी यहां पर है। ठीक है, भारत का मुख्य बिंदु देखिएगा, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु जो है
वो है इंदिरा पॉइंट। अब बात आती है इंदिरा पॉइंट की। अब बच्चे कहेंगे कि सर अब समझ में आया। बिल्कुल बेटा, इंदिरा पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा ये वाला पॉइंट, ठीक है। यह है भारत का दक्षिणतम पॉइंट जो अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह पर काबिज है, अपना कब्जा किए हुए है। इसका अक्षांश 6 डिग्री 45 यहां पर देखना चाहिए, ठीक है ना। हाँ जी, बहुत बढ़िया। अभी अभी मैंने यहां पर आपको बताया, ये देखिए, ठीक है। 645 आपको याद रखना है, एक नंबर याद रखना है। बहुत बढ़िया। अब एक चीज आपको याद आती होगी कि अगर हम पूरे पृथ्वी के संदर्भ में देखें भारत की स्थिति, तो ये तो है भैया, ठीक है, आपने बता दिया सर कि भाई यहां पर है भारत। तो ये भारत की जो दूरी है ना, क्योंकि ये तो आपकी 0 डिग्री हो गई, यह तो आपकी 0 डिग्री हो गई, बोलो हो गई। तो ये 0 डिग्री अगर हो गई तो भारत से जो भारत की जो कन्याकुमारी वाली भूमि है, या भारत का जो इंदिरा पॉइंट भूमि है, या पिग्मिलियन पॉइंट, देखिए यहां पर एक वर्ड यूज हो रहा है पिग्मिलियन पॉइंट। तो पिग्मिलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट या फिर इंदिरा पॉइंट, ये एक ही है दोस्तों। ये गलती से आप ये ना समझ लें कि अलग हैं, ये एक ही है। पिग्मिलियन पॉइंट, पार्सन पॉइंट या फिर इंदिरा पॉइंट, ये भारत का दक्षिणतम बिंदु है, ठीक है। बोलो कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए अब बात करता हूं दोस्तों यहां पर कि भाई मैंने जो अभी आपको बताया कि जो भूमध्य रेखा से भारत की दूरी है वो कितनी है। तो भूमध्य रेखा से भारत की दूरी है 876 किलोमीटर, यह आपको जाननी चाहिए। 2004 में जो एक सुनामी आई थी उसमें जो है हमारा काफी तट जो है जलमग्न हो गया। तो इस बिंदु को पहले पिग्मिलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट के नाम से जाना जाता था। किसको? इसको दोस्तों, किसको? इसको, इंदिरा पॉइंट को, ठीक है, इस इंदिरा पॉइंट को। समझ में आया? चलिए अक्षांशीय विस्तार की अगर मैं बात कर लूं दोस्तों, तो हमने आपको बता दिया अक्षांशीय विस्तार का अगर प्रभाव देखा जाए तो भी जान लेते हैं। कर्क रेखा की बात की जाए तो कर्क रेखा यहां 23.5 डिग्री कर लेना, 23.5 डिग्री नॉर्थ। कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश देश के लगभग मध्य भाग से गुजरती है। पूछा जाए देश में कहां से गुजरती है दोस्तों, तो देश के लगभग मध्य भाग से गुजरती है। और यह मध्य भाग से गुजरती तो है, लेकिन कितने राज्यों से गुजरती है दोस्तों, तो 8 राज्यों से गुजरती है। यह बात दिमाग में बैठा लीजिएगा, कितने राज्यों से? 8 राज्यों से, ठीक है। तो भारत में जो कर्क रेखा गुजरती है वो भारत में कितने राज्यों से गुजरती है? यह 8 राज्यों से गुजरती है, मध्य से गुजरती है। कौन कौन से राज्य हैं? गुजरात दोस्तों राज्य है, राजस्थान राज्य है, मध्य प्रदेश राज्य है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, यानी झारखंड की बात करें राजधानी रांची है, पश्चिम बंगाल की बात करें, त्रिपुरा की बात करें, मिजोरम की बात करें, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, आपको समझ में आया। तो ये क्या है दोस्तों, यह मित्र पर गमछा झार की बात की जाए तो ये इसकी ट्रिक होती है। उसे आपको याद नहीं करना है, क्योंकि अगर आपको मानचित्र में देखना है, यहाँ से गुजरात से शुरू होता है, मध्य प्रदेश जाता है, राजस्थान जाता है, यहाँ से गुजरात से शुरू होता है, ये राजस्थान का थोड़ा सा इलाका, फिर मध्य प्रदेश चला जाता है, ठीक है। इस तरीके से आपके छत्तीसगढ़ की बात हो जाती है, झारखंड की बात हो जाती है, फिर पश्चिम बंगाल की बात होती है, त्रिपुरा और मिजोरम की बात हो जाती है, बात खत्म हो गई। और पड़ोसी देश से कहाँ से गुजरती है, तो पड़ोसी देश से, ये यहाँ देखिए त्रिपुरा 3 तरफ से घिरा हुआ है। किससे घिरा हुआ है? बांग्लादेश से घिरा हुआ है, तो बांग्लादेश से होकर गुजर जाती है। चलिए कर्क रेखा जहाँ पर 23% लिखा है वो 23.5 है, ठीक है। 23.5 जो उत्तरी अक्षांश है भारत के लगभग 2 भागों में, 2 बराबर भागों में बांटती है। आपको पता है उत्तरी भाग इधर हो जाता है और दक्षिणी भाग इधर हो जाता है। उत्तरी भाग, दक्षिणी भाग, समझ में आया? तो ये चीज़ आपको मैं फिर से बताना चाहता हूँ मानचित्र के जरिए। ये देखिएगा इस तरीके से हो गया, ये आपका उत्तरी भाग है, ये आपका दक्षिणी भाग है। देखिएगा दोस्तों, जिसका दक्षिणी हिस्सा उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है, उत्तरी हिस्सा उपोष्ण कटिबंधीय या शीतोष्ण कटिबंधीय है। यानी जो उत्तरी हिस्सा है ये थोड़ा सा माइनस में रहता है, ऊपर वाला माइनस कहा जाए या शीतोष्ण कहा जाए या ठंडा इलाका कहा जाए। जैसे जैसे ऊपर बढ़ेंगे वैसे वैसे टेम्परेचर डाउन होगा, ठीक है। और दक्षिणी हिस्सा जो है काफ़ी गर्म रहता है। क्यों? क्योंकि आपको पता ही है, ठीक है ना। बहुत ही आसान है दोस्तों। कर्क रेखा के इधर वाला हिस्सा भूमध्य रेखा से टच होता है जो काफ़ी उष्ण रहता है। भारत का विस्तार उष्ण एवं उपोष्ण दोनों कटिबंध में अधिक अक्षांशीय विस्तार का प्रभाव दिन और रात अवधि में भी पड़ता है। केरल में सबसे छोटे एवं सबसे बड़े दिन में 45 मिनट का अंतर है, जबकि लेह जम्मू कश्मीर में यह अंतर 5 घंटे का आ जाता है। बहुत आसान है दोस्तों,
ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी जाता है। रीजन क्या है? इक्वेटर रीजन पड़ता है, भूमध्य रेखा रीजन पड़ता है। चलिए, विषुवत रेखा की बात की जाए तो विषुवत रेखा से काफ़ी दूर पर स्थित भारत का उत्तरी भाग जम्मू एंड कश्मीर में सूर्य की किरणें अत्यंत तिरछी पड़ती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप यहाँ सूर्य तप कम मिलता है और शीत ऋतु अधिक पड़ती है या अत्यधिक ठंडी पड़ती है। मैंने वही बताया कि अगर पृथ्वी को देखा जाए तो यहाँ पर अगर सूर्य लंबवत चमकेगा भूमध्य रेखा पर, तो जो पड़ने वाला जम्मू कश्मीर है या केरल की बात करी जाए तो केरल में दोस्तों और जम्मू कश्मीर में ज़मीन आसमान का अंतर दिखेगा, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ से सूर्य की रेखाएं तिरछी पड़ जाएंगी और यहाँ पर सूर्य की रेखाएं बिल्कुल सीधी पड़ जाएंगी। जहाँ सीधी पड़ेंगी वहाँ पर टेम्परेचर हाई रहेगा या कम रहेगा? बोलो, टेम्परेचर हाई रहेगा, सीधी पड़ेंगी, और जहाँ तिरछी पड़ेंगी वहाँ ठंड होगी, क्योंकि मात्रा सूर्य तप की मात्रा पहुँच ही नहीं रही है। अक्षांशीय विस्तार का प्रभाव देखा जाए तो इसके विपरीत भारत का दक्षिणी भाग केरल और तमिलनाडु राज्य में विषुवत रेखा से काफ़ी निकट है। मैंने आपको बताया कि 876 किलोमीटर का फर्क जो पड़ता है विषुवत रेखा की लंबाई जो है वो आपको मैंने बता दी, जो भारत के तटीय इलाके से लगती है। यहाँ सूर्य की किरणें अपेक्षाकृत लंबवत यानी सीधी पड़ती हैं, इसलिए सूर्य ताप अधिक मिलता है। कहाँ? केरल और तमिलनाडु में। जम्मू कश्मीर में कम मिलता है, रीजन तिरछी पड़ती हैं। यहाँ देखिएगा, आपको मैं बता दूं कि ये लिखा है 182.45, तो इसको आपको करना है, क्या करना है? 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री करना है, जो उल्टा लिखा है वो है 82.5 डिग्री कर लेना है। तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर इलाहाबाद के निकट मिर्ज़ापुर से होकर गुजरती है। देशांतरी विस्तार आपको पता है ना, जो रेखाएं ग्लोब पर खड़ी रेखाएं होती हैं, जो रेखाएं ग्लोब पर खड़ी रेखाएं होती हैं दोस्तों, वो कैसी रेखाएं होती हैं? वो हम कह सकते हैं देशांतरी रेखाएं होती हैं। यही रेखाएं दोस्तों अगर एग्ज़ाम में पूछा जाए कि भाई हमारे भारत की जो देशांतर रेखा है, समय रेखा है, वो कहाँ से गुजरती है, तो इलाहाबाद के मिर्ज़ापुर या नैनी आ जाए तो मार देना। देशांतर रेखा यामोत्तर को भारत का मानक समय मानते हैं, ठीक है, मानक समय मानते हैं, और इसी को देशांतर रेखा कहा जाता है। क्वेश्चन में ये नहीं पूछा जाएगा, क्वेश्चन में आजकल बदलते पैटर्न से ये पूछा जा रहा है कि भारत की जो मानक रेखा है, भारत की जो देशांतरी रेखा है, टाइम जोन है, ये भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरता है? तो ये भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरता है। एक है उत्तर प्रदेश, एक है मध्य प्रदेश, एक है छत्तीसगढ़, एक है उड़ीसा, एक है आंध्र प्रदेश। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको कतई ना भूलना, बहुत ज़बरदस्त पूछा जाता है, इसको नोट कर लीजिए। तो दोस्तों ये कैसा रहा आप तक वीडियो हमने जो पहुंचाया है, लगभग कितने मिनट का होगा? 22 मिनट का, यानी 23 मिनट का समथिंग ये वीडियो पहली क्लास का रहा है। और ये बताइए, मानचित्र के साथ हमने कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं छोड़ा है जो मानचित्र के साथ बताया ना हो। अपने 5 मित्रों में इस वीडियो को जरूर शेयर करें, अपने माता पिता से लेकर इस वीडियो को जरूर शेयर करें, क्योंकि कभी भी नॉलेज को यहाँ पर बेकार नहीं जाने दिया जाता है। नॉलेज तो नॉलेज है, और नॉलेज हर व्यक्ति जीवन पर्यंत सीखता है, क्योंकि सीखना जीवन पर्यंत है। चलिए, लव यू गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, GURUJI गुरुजी वर्ल्ड। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आपके माता पिता को मेरा प्रणाम, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, ताल ठोक कर जय महाकाल, इंकलाब जिंदाबाद।